गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको पाठ 5 समास पढ़ाऊंगी। देखो, समास का वैसे शाब्दिक मतलब है कि किसी चीज को संक्षेप करना, मतलब शब्दों को संक्षेप करके लिखना। जैसे ये है घोड़े पर सवार, तो हम अगर इसे संक्षेप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? घुड़सवार। या फिर रेखाओं का जाल, तो हम इसको संक्षेप में क्या लिखेंगे? रेखा जाल। ठीक है। इस तरह से जब हम शब्दों को छोटा करके लिखेंगे तो उसको क्या कहें, और एक नया शब्द बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? समास। अब ये देखिए समास की परिभाषा। दो या दो शब्दों से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में आपको बताया, घोड़े पर सवार, उसमें कितने शब्द हैं? 3-4 शब्द हैं, और उसका एक संक्षिप्त शब्द बना घुड़सवार। ऐसे ही ये जैसे रेखा द्वारा अंकित, तो ये क्या हो जाएगा? रेखांकित। इस तरह जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के कोई एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखिए समास में क्या चीज होती है। जैसे ये है घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार, तो ये दो शब्दों को मिलाकर बन गया घुड़सवार। तो जो ये हमारा पहला वर्ड होगा इसको क्या कहेंगे हम? इसे प्रथम पद, और इसको कहेंगे उत्तर पद। इसे कहेंगे पूर्व पद और इसको कहेंगे उत्तर पद। इसको कहेंगे प्रथम या पूर्व पद। तो इस तरह से जब पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से कोई शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समस्त पद। इन दोनों को मिला के क्या बनाएंगे? समस्त पद। तो इस तरह से जब हम कोई भी शब्द ऐसा समास के द्वारा बनाते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहला पद उसका होता है, पहला शब्द होता है पूर्व पद, और दूसरा शब्द होता है उत्तर पद। और जब हम इन दोनों को मिला के लिखते हैं तो उसको कहते हैं समस्त पद। और जब हम पूर्व और उत्तर पद को अलग अलग करके लिखते हैं, जैसे अगर हमने ये लिखा नील कमल, नील कमल को अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे, यानी कि इसके पूर्व पद और उत्तर पद को दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे इसका नील कमल का मतलब हुआ नीला है जो कमल, कमल। तो इस तरह से जब हम इसको खोल के लिखेंगे या इसके दोनों पदों को अलग अलग करके लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। समास विग्रह। तो जब हम पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ के लिखेंगे तो उसे कहेंगे समस्त पद, और जब हम समस्त पद को खोल के लिखेंगे तो उसको कहेंगे समास विग्रह। तो इस तरह से समास में दो चीजें हमें समझ आ गई। पहली उसकी परिभाषा कि दो या दो शब्दों से अधिक शब्दों को मिलाकर के हम जब नया शब्द बनाते हैं तो उसको समास कहते हैं। फिर अगर हम उसके शब्दों को खोल के लिखेंगे तो उसको समास विग्रह कहेंगे, और यदि हम जब दो शब्दों को मिलाकर लिखेंगे तो उसको समस्त पद कहेंगे। उसमें समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिला के लिखेंगे। तो इस तरह से समास में हमें 3 चीजें समझ में आ गई। एक तो समास की परिभाषा, एक समस्त पद और एक उत्तर पद। अब ये देखिए समास के प्रकार या अंग कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास।
चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से देखिए समास के 6 अंग होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब मैं आपको अव्ययी भाव समास समझाती हूँ। अब देखिए सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो, उसके प्रयोग से सारा समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। अब देखो सबसे पहले तो हमारी ये समझने वाली बात ये है कि ये अव्यय क्या है। अव्यय वो होते हैं जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था कि उस वाले शब्द विचार वाले चैप्टर में कि 2 तरह के वो होते हैं, 2 तरह के भाव होते हैं। एक तो होता है विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। 2 तरह के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द भी 4 तरह के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसी तरह अविकारी शब्द भी 4 तरह के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं, और अविकारी शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, मतलब जिनको बदला नहीं जा सकता है, तो उन्हें अव्यय कहते हैं। तो जब हम ये समस्त पद अभी मैंने आपको समझाया था कि जब पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ के लिखते हैं तो उसको समस्त पद कहते हैं। जब हमारा कोई समस्त पद ऐसा हो कि जो उसका प्रथम पार्ट हो, जो यानी कि उसका पूर्व पद हो वो अव्यय हो और वो ही प्रधान हो, तो उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अगर हम ये लिखे यथाशक्ति, यथा समय, तो इस तरह से जो ये यथा शब्द है हम इसको नहीं चेंज कर सकते, इसकी जगह हम दूसरा शब्द कोई नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने लिखा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन को हम बदल के नहीं लिख सकते। अगर इसकी जगह संज्ञा शब्द होता तो हम उसको अपने वाक्य के अनुसार चेंज कर लेते, क्रिया होता तो चेंज कर लेते, लेकिन ये शब्द अविकारी शब्द है तो उसको हम नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। तो जिसमें पूर्व पद, जैसे इसका पूर्व पद है यथा, तो यथा को हम नहीं बदल सकते हैं, ये अव्यय की तरह है, एक अव्यय की तरह काम करता है। तो इस यहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास, जहाँ पर ऐसे शब्द हों जो अविकारी शब्द हों जिन्हें हम नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, और वो उसका पूर्व पद हो, जैसे अनजान, तो इस शब्द को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अविकारी शब्द है, अव्यय की तरह वर्क कर रहा है, और इसका पूर्व पद भी है ये और प्रधान भी है, तो इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। देखिए ये है, दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होगा, मतलब जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा वहाँ पर क्या होगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। जैसे ये वर्ड है डाक गाड़ी, तो अगर हम इसका समास विग्रह करें तो ये क्या हो जाएगा, डाक के लिए गाड़ी। तो जो तत्पुरुष समास होता है उसके जो प्रकार हैं वो कर्ता, कर्म, संबंध, आपादान, इस तरह से होते हैं, मतलब जो परसर्ग चिन्ह हैं उनके हिसाब से इसके प्रकार होते हैं। जैसे ये है डाक के लिए गाड़ी। अब ये देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था ना कि विभक्ति या परसर्ग चिन्हों के द्वारा ही ये वाले सारे समास तत्पुरुष समास बनते हैं, और इसमें से परसर्ग या विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे हम इस टेबल को ऐसे बनाएंगे कि जिससे हमें ये समास समझ में आ जाए। पहला है कर्म को करण से संप्रदान के लिए
आपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर। अब इस वाले से का मतलब है अलग करने के लिए और इस वाले से का मतलब है के द्वारा। तो अब देखो इसके हम कैसे करेंगे, ये हमें कैसे समझ आएगा ये। जैसे हमने ये करा कर्म को, तो इसका अगर उदाहरण ये है यश प्राप्त, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, यश को प्राप्त। तो इस तरह से जो ये विभक्ति है को, इसका यहाँ पर लोप हो गया है। इस विभक्ति को हमने हटा के ये वाला समस्त पद बनाया है यश प्राप्त। फिर है करण से, यानी कि के द्वारा। जैसे ये है गुण युक्त, तो हम इसको क्या लिखेंगे, गुणों से युक्त। तो इस तरह से जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें विभक्ति आ जाएगी से, जो कि करण में होती है। फिर आएगा संप्रदान के लिए। जैसे ये है आराम कुर्सी, तो जब हम इसका वो करेंगे समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, आराम के लिए कुर्सी। तो इस तरह से इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा। फिर है आपादान से मीन्स द्वारा। तो जैसे इसका ये होगा देश निकाला, तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा, देश से निकाला। फिर आएगा संबंध। संबंध का क्या होता है, क्या विभक्ति होती है, का, की, के। तो जैसे इसका उदाहरण क्या है, गंगा तट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, गंगा का तट। तो इसमें से का विभक्ति का लोप हो जाएगा। फिर है अधिकरण। अधिकरण में होता है में और पर, तो हम इसको कैसे, जब इसका उदाहरण लिखेंगे कुल श्रेष्ठ, तो इसका समस्त विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका समास विग्रह करेंगे तो कुल में श्रेष्ठ। तो इसलिए में विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से जो तत्पुरुष समास होता है उसमें ये सारी विभक्तियां आती हैं समास विग्रह करने पर, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास 6 तरह का होता है, और अगर हम उसको समास विग्रह करें तो हमें इस तरह से देख लेना चाहिए कि उसमें कौन सी विभक्ति लग सकती है। अब ये देखिए तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब ये देखो विशेषण और विशेष्य का संबंध कैसे होता है, मतलब कर्मधारय समास कौन सा है, जिसमें जो पूर्व पद है वो विशेषण है और जो उत्तर पद है वो विशेष्य है। अब विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो जिस समास में इस तरह का संबंध होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। वो कैसे, देखो जैसे हमने लिखा नील गगन, हमारा ये समस्त पद है नील गगन। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो क्या आएगा, नील मीन्स नीला, नीला है जो, गगन मीन्स आसमान, या हम इसको गगन भी लिख सकते हैं, ठीक है, नीला है जो गगन। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो जो ये नीला है जो गगन, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, किस शब्द के द्वारा बताई जा रही है, नीला, नीला शब्द के द्वारा, ये है विशेषण, और विशेष्य क्या है, ये गगन है विशेष्य। तो इस तरह से जहाँ पर इस तरह का संबंध हो, ये विशेषण और ये विशेष्य, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे नीलकंठ या पीतांबर ले लो, पीतांबर, पीतांबर क्या होता है, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स वस्त्र, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। तो पीला शब्द क्या है, विशेषण, कौन सा शब्द है ये, विशेषण, और वस्त्र शब्द क्या होगा, विशेष्य। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध है इनमें आपस में, इन समास विग्रह में। तो इसलिए क्या बन गया है, इसको हम कहेंगे कर्मधारय समास। देखो अब चौथा है ये द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और किसी समूह का बोध कराता हो
उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण मीन्स मतलब आपने विशेषण चैप्टर में पढ़ा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं, यानी कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी संख्या आती है, कोई भी डिजिट आती है, कोई भी अंक आता है, तो वहां पर क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इसी तरह से ये वाला द्विगु समास है कि जो इसका पूर्व पद होगा, यानी कि जो पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा और किसी समूह के बारे में बताएगा। जैसे उदाहरण के लिए ये है चौराहा, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, चौराहा मीन्स चौ मीन्स चार, राहा मीन्स राह, यानी कि चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, मतलब जहां से चार रास्ते जाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, चौराहा। तो जो चार है वो क्या है, हमारी डिजिट हो गई ना, वो संख्या हो गई हमारी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण, और बाकी ये हो गया अलग शब्द। तो इस तरह से जिस समास में पूर्व पद में संख्या आ जाती है, डिजिट आ जाती है, तो वो क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। इसके मैं आपको और उदाहरण बताती हूँ, जैसे त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला किसको बोलते हैं, त्रि मीन्स तीन, तो ये डिजिट आ गई ना, तो इसलिए क्या है, संख्यावाचक। या फिर दो राहा, दो राहा, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो इस तरह से जहां पर भी पहले शब्द में क्या आएगा, डिजिट आएगी, कोई भी अंक आएगा या कोई भी संख्या आएगी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर द्विगु समास होगा। जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो वो एक समूह का द्योतन करेगा, और सबसे शुरू में उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक में इसमें डिजिट आ जाती है। तो इस तरह से ये क्या होता है, द्विगु समास होता है, जहां पर पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। अब ये देखिए पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहाँ होता है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर तथा एवं और आदि योजक चिन्ह लगते हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे कौन से वर्ड होंगे जिनके दोनों पद प्रधान होंगे, तो जहां पर दोनों पद प्रधान होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद एक समान होंगे, बिल्कुल एक स्तर के होंगे, तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ, अगर हम ये कहें दिन रात, लाभ हानि, गुण दोष, तो इस तरह से देखिए इन दोनों में क्या है, दोनों पद प्रधान है, दोनों शब्दों का स्तर एक समान है। जैसे दिन रात, लाभ हानि, गुण दोष, और इनमें क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है सब में। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दिन और रात, यानी कि और लग जाएगा, लाभ तथा हानि, तो तथा भी लग सकता है इसमें, गुण एवं दोष एवं भी लग सकता है। तो इस तरह के योजक चिन्ह इसके समस्त पद में जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें हम ये योजक चिन्ह तथा एवं और आदि लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों के क्या है, दोनों पद इसके क्या है, सेम स्तर के हैं, समान स्तर के हैं, और ये दोनों पद बराबर है बिल्कुल, जो दोनों पद इसमें प्रधान हैं। तो इस तरह से इस शब्द में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। देखो अब छठा है बहुव्रीहि समास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब इसका ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य ही प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। मतलब जो इसके शब्दों को जोड़ के जो मीनिंग आता है वो उस चीज का मीनिंग नहीं होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो कुछ और ही होता है, कोई अलग से ही निकल के आता है, तो उसको बहुव्रीहि समास
कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताऊं इसका, जैसे ये है वर्ड दशानन, तो दशानन में क्या होगा, जिसके 10 आनन हो, 10 प्लस आनन, 10 मीन्स 10 और आनन मीन्स मुख, जिसके 10 मुख हो। ठीक है, किसके होते हैं 10 मुख, जिसके 10 मुख हो। अब देखो इसका, अगर हम इसका पूर्व पद का और उत्तर पद का अर्थ निकालते हैं तो उससे क्या अर्थ निकलता है कि जिसके 10 मुख हो। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो एक अलग ही चीज निकल के आई है कि जिसके 10 मुख हो। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि 10 मुख किसके लिए हैं, तो किसके होंगे 10 मुख, लंकापति रावण के। ठीक है, रावण के होते हैं ना 10 मुख, तो इसलिए हम किसको कह रहे हैं दशानन, रावण को। इसका मतलब मीनिंग तो कुछ और है, लेकिन जिसके लिए कहा जा रहा है वो कोई और है। तो इस तरह से ये समास होता है। ठीक है, इसमें ये मजे की बात है कि जो हम कह रहे होते हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं होता, बल्कि एक अलग ही चीज निकल के आती है। इसका जैसे दूसरा मैं आपको उदाहरण बताऊं, दूसरा उदाहरण है इसका लंबोदर। लंबोदर, अब इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, लंबो मीन्स लंबा और उदर मीन्स पेट। लंबा है जिसका पेट, पेट। अब आप ये बताइए किसका पेट लंबा है, किसका पेट बड़ा है, लंबा मीन्स बड़ा, यहाँ से हम बड़ा ऐसे लेंगे, किसका पेट बहुत बड़ा है, कि कौन से भगवान को कहते हैं लंबोदर। तो इसका अर्थ देखो, इसका अर्थ तो हुआ जिसका पेट बड़ा है, लेकिन कहा किसको जा रहा है, भगवान गणेश को। तो इसलिए हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये बिल्कुल उससे अलग है। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास होता है। अगर मैं इसका एक और उदाहरण आपको बताऊं, चक्रपाणी। चक्रपाणी मीन्स मतलब चक्र मीन्स चक्र, पाणी मीन्स हाथ। तो जिसके हाथ में चक्र है, किसके हाथ में है चक्र, भगवान विष्णु के। तो इसलिए इसका क्या यहाँ पर बिल्कुल अलग अर्थ निकल के आया है। तो ये क्या है, किसके लिए कहा जा रहा है ये चक्रपाणी, भगवान विष्णु के लिए। तो जब इस तरह से होता है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था योग रूढ़ शब्द में, कि ये किसके लिए रूढ़ हो गया है, भगवान विष्णु के लिए, ये चक्रपाणी शब्द। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। अब ये देखिए संधि व समास में अंतर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम संधि और समास को एक ही चीज बना देते हैं, मतलब हम उसमें मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। देखो संधि क्या होती है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में हम क्या कहते हैं, वर्णों को जोड़ते हैं। जैसे ये है परम प्लस अवतार, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो वर्ण होंगे इनके, इन्हें आपस में चेंज करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा परमावतार। तो इस तरह से हमने क्या किया है, वर्णों को आपस में जोड़ दिया है। तो जहाँ पर वर्णों का मेल होता है वहाँ पर क्या होता है, संधि होती है। और जहाँ पर शब्दों का मेल होता है, समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। तो जहाँ पर शब्दों का मेल होता है वहाँ पर समास होता है। तो संधि और समास में मेन यही अंतर है। इसलिए हमें देख लेना चाहिए कि संधि है, इस किसी भी शब्द में अगर कभी आया है तो वहाँ पर वर्णों का मेल हो रहा है या शब्दों का मेल हो रहा है, ये देख के हमें पता लगाना चाहिए कि ये संधि है या फिर समास है। माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।